साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके पार्ट 1 देखे थे और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो साथियों गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं उसका दूसरा पॉइंट आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, विशिष्ट से व्यापक की ओर। साथियों इसे बहुत ही शानदार तरीके से उदाहरण के द्वारा समझेंगे और साथ ही साथ इसका जितना भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में पहुंचा है उसे भी हम देखेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है इसका सोपान क्रमिक संरचनाएं, उसे भी हम शानदार तरीके से समझेंगे और उसका भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत में एक विशिष्ट स्थिति को लेकर और ज़्यादा स्थिति को शामिल कर अवधारणा को व्यापक किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण पूछ की अवधारणा को लेकर कैसे हम विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ा जाता है उसे समझेंगे। तो दोस्तों विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष, याद रखिएगा। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। यदि पूछ की अवधारणा में मैं अपने घोड़े की पूछ की बात करूं तो मेरे घोड़े की 2 फीट लंबी काली पूछ है। उसके बालों की मोटाई, उसके रंग, कोण जो उसके शरीर से बनती है, वह सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन यह सभी गुण सिर्फ मेरे घोड़े के लिए ही होगी, अन्य घोड़े या अन्य जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली आदि के लिए नहीं। यही एक विशिष्ट अवधारणा को बताती है। अर्थात साथियों यदि हम घोड़े की पूंछ की बात करें तो मैं अपने घोड़े की पूंछ के बारे में जितना भी मैं बताऊंगा उसका गुण, तो वो जो है सिर्फ एक विशिष्ट उदाहरण होगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सभी जानवरों के पूंछ या जितने भी पूंछ हैं उसमें वो फिट खाए। अर्थात सभी जानवरों का जो पूंछ है उसमें अलग अलग जो है गुण हो सकते हैं, अलग अलग उसकी विशेषताएं हो सकती हैं। लेकिन हम जो अपने घोड़े की बात कर रहे हैं वो उसके विशिष्टता को बताती है। जबकि हम व्यापक अर्थ में जाएंगे तो आइए हम व्यापक को भी समझते हैं। व्यापक का अर्थ होता है विस्तार से। अर्थात व्यापक का अवधारणा तब होगी जब सभी प्रकार के जीव या निर्जीव वस्तुओं के पूंछों को मिलाकर एक कॉमन चीज निकालना जो पूंछ की अवधारणा को स्पष्ट कर सके। याद रखिएगा साथियों, जो कॉमन चीज निकालेंगे जो पूंछ सभी के पूंछ के अवधारणा में शामिल हो। जैसे हम पूंछ बोलते ही वह कोई घोड़े या बिल्ली या कुत्ते की पूंछ को ना बताए, पूंछ की जितने भी वास्तविक गुण है उसे बताए, तब हम उसकी व्यापक अर्थ तक पहुँचेंगे। जैसे कि पूंछ किसी जानवर का हिस्सा होता है, शरीर के पीछे लगा होता है और इसे विस्तार करते हुए किसी चिड़िया, मछली या पतंग का भी बता सकते हैं। इस प्रकार यह व्यापक बन जाती है। साथियों ऐसा कह सकते हैं कि पूंछ बोलते ही हमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जानवर के पूंछ के बारे में बात करें, वह पूंछ बोलते ही पूरा सभी का पूंछ शामिल हो जाए, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु का जैसे कि पतंग का भी पूंछ उसमें शामिल हो जाए, तो यह उसके व्यापक अर्थ को बताती है। इसी प्रकार आइए विशिष्ट से व्यापक को और भी हम चतुर्भुज की अवधारणा से समझते हैं। हम वर्ग, आयत या समलंब इत्यादि को जांचते हैं, वे गुण चुनते हैं जो सब में पाए जाते हैं। यानी यह सभी प्रकार सभी 4 भुजाओं वाली बंद आकृतियां हैं। अर्थात साथियों वर्ग, आयत या समलंब जो चतुर्भुज होते हैं उनके विशिष्ट गुण हो सकते हैं, अलग अलग उनके विशिष्टता हो सकती है। लेकिन अगर हम उसकी व्यापक अर्थ की बात करें, व्यापक अवधारणा की बात करें, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि यह जो है सभी जो है 4 भुजाओं वाली बंद आकृतियां हैं। यही उसकी व्यापक अवधारणा को बताते हैं। इस प्रकार हम 4 भुजाओं की बंद आकृति की व्यापक अवधारणा बनाते हैं और ऐसी किसी आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार यह विशिष्ट से व्यापक की अवधारणा को हम उदाहरण के द्वारा समझे। अब हम इसमें जो विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण है उससे जो पूछे जाने वाले उदाहरण हैं उसे भी हम समझते हैं। जैसे कि याद रखिएगा साथियों, ये प्रश्न हम आगे देखेंगे भी कि बीजगणित अंक गणित का व्यापकीकरण है। ये पूछा जा सकता है कि बीजगणित किस गणित का जो है व्यापकीकरण है। तो याद रखिएगा साथियों, आगे हम MCQ शामिल भी किए हैं। तो बीजगणित जो है अंक गणित का व्यापकीकरण है और वही किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है। और यह जो है देखेंगे तो विशिष्ट वर्ग के लिए जहाँ प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है। अर्थात साथियों वर्ग का जो चारों कोण जो होता है वो 90-90 अंश का होता है।
लेकिन हम ये उसके विशिष्ट अर्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन हम सभी चतुर्भुज की बात करें तो सभी चतुर्भुज का जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 होता है। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि सभी चतुर्भुज का चारों कोण 90-90 डिग्री का हो, लेकिन हम उसको चतुर्भुज कहेंगे और सभी चतुर्भुज का जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 होता है। लेकिन यही जो है उसके व्यापक अर्थ को बताते हैं। और अगर हम वर्ग की बात करेंगे कि चारों कोण उसका 90-90 डिग्री का होता है और उसके चारों कोणों का योग 360 होता है, तो वह उसके विशिष्ट अर्थ को बताएगा। और जबकि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है, यह उसकी व्यापकीकरण को बताएगा। अर्थात विशिष्ट स्थितियों से निचोड़ कर निकाल कर प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार अवधारणा ही व्यापक अवधारणा कहलाती है तथा यह प्रक्रिया व्यापकीकरण कहलाती है। आइए इस टॉपिक से आया हुआ प्रश्न देखते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यह सोचना खाली स्थान कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है अभी हम देखे हैं किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह निश्चित रूप से व्यापकीकरण को दिखा रहा है। अभी हम समझे भी हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और यह सीजी व्यापम वर्ग 2 के जो टेट है उसमें पूछा गया है, सीजी टेट सेकंड में शिक्षक के लिए। याद रखिएगा 2022 में निश्चित रूप से आपके पास यदि प्रश्न पत्र होगा तो उसे जाकर देख भी सकते हैं। और हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका भी आंसर जो होगा साथियों व्यापकीकरण होगा। और यह भी जो है असिस्टेंट टीचर के लिए 2019 में पूछा गया है, सहायक शिक्षक के लिए। याद रखिएगा 2019 का जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें सहायक शिक्षक के लिए पूछा गया है। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीजगणित किसका व्यापकीकरण है? तो ऑप्शन ए है रेखा गणित का, बूलियन बीजगणित का, अंक गणित का, उपरोक्त सभी का। तो याद रखिएगा अभी हमने देखा है कि बीजगणित जो है अंक गणित का व्यापकीकरण है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापकीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निश्चित रूप से हम गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं तो गणित ही इसका आंसर होगा। यह जो है सीजी व्यापम टेट तीसरे में जो वर्ग 3 का पेपर है उसमें 2011-12 में पूछा गया था। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है, तो इसे हम इसके पहले वाले वीडियो में भी समझे थे। तो इसका जो आंसर होगा अमूर्तकरण होगा। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सोपान क्रमिक संरचनाएं देखते हैं। जो गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं उसका तीसरा पॉइंट है सोपान क्रमिक संरचनाएं। साथियों, सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ी और क्रमिक का अर्थ होता है क्रमानुसार। अर्थात साथियों इसे हम सीढ़ी के माध्यम से समझें सोपान क्रमिक संरचनाएं को तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हमें सीढ़ी में तीसरे पायदान में तीसरे सीढ़ी में चढ़ना है तो हमें पहले और दूसरे को पार करना आवश्यक है। अर्थात अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, अगला व्यापक को समझना है तो हमें बेसिक से जाना है। अर्थात पहले चरण को समझेंगे फिर दूसरे चरण को, तभी हमें तीसरा चरण समझ में आएगा। यही जो है क्रमानुसार स्ट्रक्चर बनते जाएगा, यही सोपान क्रमिक संरचनाएं कहलाती है। इसे हम और भी समझते हैं, जैसे जैसे मूर्त वस्तुएं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता का जो प्रक्रिया है हर चरण को लिखते जाएं तो हमें विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी। याद रखिएगा विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी जिसमें हर अवधारणा उससे अगली और ज़्यादा व्यापक अवधारणा में शामिल होगी। यही सोपान क्रमिक प्रक्रिया कहलाती है। साथियों इसे आप ये पुस्तकी भाषा में है, हमने इसकी जस्ट पहले सीढ़ी का उदाहरण से समझा है, वो और ज़्यादा स्पष्ट है। आइए इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। संख्या पद्धति में सोपान क्रमिक संरचनाओं को समझते हैं। जैसे कि हमें नेचुरल नंबर की कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी हम होल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या जानेंगे, तभी हम पूर्ण संख्या को जान पाएंगे, और पूर्ण संख्या को जानेंगे तभी हम जो है इंटीजर नंबर अर्थात देखा जाए पूर्णांक संख्या को समझेंगे और उसके बाद ही परिमेय संख्या को समझेंगे। आइए इसे और भी समझते हैं। जैसे संख्या पद्धति में मूर्त वस्तुओं को गिनने से हमें
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अगर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हम शून्य को शामिल करें तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होती है। इस प्रकार पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं साथियों, होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसलिए। और वही पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करके, अर्थात पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को यदि शामिल करके और बढ़ाया जाता है तो हमें जो है इंटीजर नंबर मिलता है, अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य भी शामिल होता है। इस प्रकार और आगे हम बढ़ते हैं इसी के, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q प्राप्त करने के लिए पूर्णांकों के समुच्चय में हम धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को शामिल करते हैं। इस प्रकार जो है परिमेय संख्या में जो है देखा जाए तो P/Q के रूप में जिसे हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, वो हमें प्राप्त होती है ऋणात्मक में भी, धनात्मक में भी और शून्य में भी। तो इस प्रकार जो है देखा जाए तो ये क्रमिक संरचना बनते जाती है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर हमें चौथा पॉइंट को समझना है तो हमें तीसरा को जानना जरूरी है, दूसरा को जानना जरूरी है, पहला को जानना जरूरी है। इस प्रकार अब अगर हम यह नहीं जानते कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब है तो हम पूर्णांक संख्याओं को कैसे समझ पाएंगे। इसी प्रकार यदि हम पूर्ण संख्याओं का मतलब नहीं समझ पाते तो हमें नहीं लगता कि हम समझ लेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। इसलिए इसमें प्रत्येक अमूर्त अवधारणा को समझने की जरूरत है, आवश्यक है। इसी प्रकार हम वर्ग की एक विशेष प्रकार है आयत, और आयत का एक विशेष प्रकार है समांतर चतुर्भुज। लेकिन बहुत से बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों के बीच का संबंध बताए बगैर इन्हें एक साथ ही सिखा दिया जाता है, जिस कारण बच्चे वर्ग को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते। यह 2022 में CG टेट में भी पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। तो जो है आगे हम इसे प्रश्न के माध्यम से और भी समझेंगे कि रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, वह चिंतन के किस चरण पर है। तो याद रखिएगा, रोहित को अनुभव हो जाता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, अर्थात वह जो है इनके संबंध को समझने लगे हैं। अभी हम ऊपर समझे भी हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, संबंध होगा। याद रखिएगा, आयत एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है। अतः रोहित आयत और समचतुर्भुज से संबंध स्थापित कर उनकी पहचान करने का प्रयास करता है। वही सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है, ऐसा प्रश्न आता है और आया भी है 2022 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसंधान। याद रखिएगा, अनुसंधान सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध स्थापित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस टॉपिक जो सोपान क्रमिक संरचना है उसका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। संख्या पद्धति के सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। यह CG टेट जो है 2021 में पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप अभी ऊपर देखे हैं सोपान क्रमिक संरचना में हम संख्या पद्धति की संरचना देखे हैं डायग्राम के माध्यम से भी, वो भी। तो निश्चित रूप से आपको इसका जो आंसर है निश्चित रूप से पता चल रहा होगा साथियों। पहले जो है नेचुरल नंबर आना चाहिए, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर और फिर जो है परिमेय अर्थात जो है परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सोपान क्रमिक में सोपान शब्द का अर्थ है, तो याद रखिएगा, हमने ऊपर अभी पढ़ा भी है, समझा भी है। तो सोपान क्रमिक में सोपान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ी। इस प्रकार ये रही साथियों आज का जो हमारा टॉपिक, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, उसमें 2 पॉइंट जो बचा था, जिसमें देखा जाए विशिष्ट से व्यापक की ओर और सोपान क्रमिक संरचनाएं, उसे जाना। आने वाले वीडियो में हम एक फिर से इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।